ठीक है, तो अपन आज ये लेक्चर नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का। हम कहाँ पर थे? हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने ये सब देखा था कि जब इमरजेंसी आई थी इंडिया में, जो नेशनल इमरजेंसी, जो 3 तरह की इमरजेंसियाँ होती है बेसिकली। नेशनल इमरजेंसी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारी इमरजेंसियाँ हमने देखी थी, है ना? फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, राइज ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर। ठीक है, कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर की तरफ कैसे बढ़ता गया, ठीक है, और कैसे आज उसने वो चीज अचीव कर ली है। तो अपन ये सब देख रहे हैं, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम यहाँ से देख रहे हैं। सो atomic energy is a boon when put to use for peaceful purposes. Atomic energy is being put to use in the sectors of agriculture, treatment, industry, etc. Atomic explosions are made use of for constructions of canals, डैम्स, माइंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एटॉमिक एनर्जी इज अ बून। बून मतलब कि एटॉमिक एनर्जी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, सो एटॉमिक, यहाँ पे मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेती हूँ। atomic energy is a boon when put to use for peaceful purposes। ठीक है, कि अगर हम पीसफुल पर्पसेस के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज करें तो ये एक बून है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इज बीइंग पुट टू यूज, मतलब एटॉमिक एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ यूज में लाया जा रहा है। सबसे पहले तो सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर्स में अगर हम देखें, अगर हम ट्रीटमेंट में देखें, मेडिकल इंडस्ट्री में बेसिकली। ठीक है और भी कई अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियों में इसका यूज किया जा रहा है। एटॉमिक एक्सप्लोजंस आर मेड यूज ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैनाल्स, डैम्स एंड माइंस। तो एटॉमिक एक्सप्लोजंस जो है वो क्यों यूज किया जाता है? जब हमें कभी कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करना हो, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना हो, माइंस का कंस्ट्रक्शन करना हो, तो इन सारे की कंस्ट्रक्शन में हम जो है एटॉमिक एक्सप्लोजन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा पैराग्राफ है। Then, the atomic policy of India can be understood in the context of the basic principle on its foreign policy। तो अगर अगर हम atomic policy के बारे में देखें, इंडिया की जो एटॉमिक पॉलिसी है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? उसको हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, उसके जो फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। सो द 3 fundamental principles of the foreign policy of India, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, 3 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के इंडिया में आर नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड सिचुएशन, है ना? तो 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं किसके? अपने क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के वो क्या है? सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी हो गई, है ना, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, फिर वर्ल्ड सिचुएशन हो गया, है ना। नेशनल सिक्योरिटी मतलब कि अपने नेशन की जो है सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसों के मामले में जीडीपी ग्रोथ हो गई, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, है ना। और वर्ल्ड सिचुएशन की जो दुनिया का नजरिया है बेसिकली वो कैसा है, कहीं कहीं कुछ हम किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहे, कहीं कहीं कोई और कंट्री हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, वगैरह। So, besides, India believes in opposing the policies of colonialism, empire building, apartheid, and believes in peaceful coexistence, friendly relations with all nations, international peace, and cordial relation. The aim of the, हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है कि जो इंडिया है वो क्या इंडिया क्या बिलीव करता है? सबसे पहले तो वो अपोज करता है। ठीक है, वो अपोज करता है, किस चीज को अपोज करता है? पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म अपने देखा था क्या है, हम ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली क्या किया था, हमें अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो ये जो ये दूसरों पे बेसिकली दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना लेना इस कॉलोनियलिज्म। एम्पायर बिल्डिंग मतलब किसी तरह दूसरी कंट्री को भी अपने अंदर जोड़ते 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 उन पे हड़पते हड़पते अपने एम्पायर को बड़ा करते जाना इज बेसिकली एम्पायर बिल्डिंग। तो ये जितनी भी चीज है इस पे क्या है, जो अपना इंडिया है वो बिलीव नहीं करता है। ठीक है, वो अपोज करता है ऐसी चीजों को। और किस चीज में बिलीव करता है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है कि एक शांतिमय एग्जिस्टेंस होना चाहिए हमारे देश का,
हमारे सारे नेशंस के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है, किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमको सबको दोस्त बना के रखना है। और इंटरनेशनल पीस, ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया में शांति बने रहे, हमारा यही जो है अपना गोल, हमारा यही गोल है। The aim of the atomic policy of India is to ensure security and development of the country. तो जो एम है, बेसिकली जो गोल है एटॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया का, वो क्या है कि इंश्योर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सबसे पहले तो कि सिक्योरिटी बनी रहे कंट्री की, ठीक है, सिक्योरिटी बनी रहे कंट्री की और डेवलपमेंट होता रहे कंट्री का। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, या फिर ये जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गए, एटॉमिक जो भी है, हम इसको अगर कहीं पे भी यूज करेंगे तो हम अपनी कंट्री के सेफ्टी के लिए यूज करेंगे सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, हम अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, ना कि हम किसी पे वार करने के लिए यूज करेंगे अपने एटॉमिक एनर्जी को। एंड ऑल्सो टू सी दैट अ सेंस ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड। और ये यहाँ पे क्या बोला है, एक सेंस ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, मतलब कि सब लोग कॉपरेट करें एक दूसरे को, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और एक पीस बना रहे पूरी दुनिया में। ये क्यों बोला गया, यही बोला गया है कि हम पीस बना के रखें, ना कि एटॉमिक एनर्जी का बुरी तरीके से इस्तेमाल करके किसी कंट्री को इससे परेशान करें, ठीक है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ था। देन व्हाट, द एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन व्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगर हम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स की बात करें, सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम इन व्यू ऑफ, अगर हम देखें शॉर्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, सबसे पहले एकदम ही जो बिगिनिंग में जब जो लोग होते थे वो अपने फ्यूल वुड्स के लिए किसको यूज, मतलब अपने सॉरी अपने खाने वाने बनाने के लिए, अपने फ्यूल्स के लिए किसको यूज करते थे, वुड को यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद लोग थोड़े ज्यादा सिविलाइज्ड हुए, तो हमें पता चला कि हम अपनी एनर्जी को कोल से ले सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को डैम से ले सकते हैं, इन और जो विंड मिल्स होते हैं उन सब से ले सकते हैं। लेकिन इन सब की जो एनर्जी, ये सारी चीजें जो हमको एनर्जी देती हैं, उससे कहीं गुना एनर्जी जो है हमको एटॉमिक एनर्जी प्लांट दे सकते हैं। तो इस वजह से एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे हमें ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। नाउ ये भी अच्छा पॉइंट था। P.T. Jawaharlal Nehru wanted to use atomic energy, keeping in view the international responsibilities and the high ideals to which the country is committed. तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो ये उनकी बहुत ज्यादा चाहत थी कि हम एटॉमिक एनर्जी का यूज करें, ठीक है। क्या सोच के उन्होंने ऐसा बोला, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, कि हमें, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऊपर से जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है, तो हमारी जो एनर्जी कंजप्शन होगी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो वो सोच के भी, ठीक है। एंड देन he had several times reiterated the commitment of not making an atom bomb, ठीक है। उन्होंने कई बार ये बोला, उन्होंने कमिट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी कंट्री कभी एटम बम नहीं बनाएगी या किसी पे हमला नहीं करेगी, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो एटॉमिक एनर्जी का यूज सिर्फ अपनी डेवलपमेंट में ही करने वाली है। सो आफ्टर द डेथ पीटी नेहरू लाल बहादुर, आफ्टर द डेथ ऑफ पीटी नेहरू, मतलब जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे बिलीव दैट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट चेंज एज पर द नीड ऑफ द टाइम, कि जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, उसको बदलते रहना चाहिए जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे समय की जरूरतें बदल रही हैं, वैसे वैसे हमें चेंजेस लाने चाहिए अपनी पॉलिसीज में। He did not say that nuclear bomb would be made, but at the same time stated that the present situation may not continue if world situation change. उन्होंने ये नहीं बोला कि जो अपने लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम क्या करेंगे, हम तो बनाएंगे, हम एटॉमिक एनर्जी, मतलब हम एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अगर जो अभी की स्थिति है, जो पीसफुल स्थिति है, वो अगर चेंज होती है, कोई इंडिया को बुरी नजर से देखता है,
या फिर हमें धमकी देता है एटॉमिक बॉम्ब की, तो फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर समय बदलेगा तो फिर हम अपनी पॉलिसीज को बदल देंगे, ऐसा किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ही डिड नॉट से दैट न्यूक्लियर बॉम्ब वुड बी मेड, मतलब उन्होंने नहीं कहा कि बॉम्ब को हम बनाएंगे, बट एट द सेम टाइम स्टेटेड दैट द प्रेजेंट सिचुएशन मे नॉट कंटिन्यू, मतलब ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि हम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, वो कंटिन्यू नहीं होगा इफ वर्ल्ड सिचुएशन चेंज, अगर वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज होती है तो, ठीक है। Considering the security of the country of paramount importance, Indira Gandhi stated that the atomic policy of the country could be reconsidered. तो कंसिडरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हुए जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बोला कि एटॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री कुड बी रिकंसिडर्ड, कि एटॉमिक पॉलिसी जो है कंट्री की, उसको रिकंसिडर मतलब कि हम वापस कंसिडर करेंगे या फिर हम उसके बारे में फिर से सोचेंगे, सोचा जा सकता है इस बारे में। शी ऑल्सो स्टेटेड that the options regarding atomic policy shall be kept upon, मतलब उन्होंने कहा कि एटॉमिक पॉलिसी के जो ऑप्शंस हैं उनको kept upon, मतलब कि उन्हें अभी भी नजर में, मतलब वो भी हमारे नजर में अभी है, ऐसा नहीं कि उन्हें बेदखल कर दिया गया कि नहीं नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सो इट वाज लाइक दैट। इन 1977 इंदिरा गांधी कंडक्टेड अ पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण राजस्थान। तो इंदिरा गांधी जो 1977 में क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी ने एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया, कहाँ? पोखरण राजस्थान में, ठीक है। दिस टेस्ट वाज नॉट कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग वेपन्स। ये जो टेस्ट था वो इस इंटेंशन से नहीं कराया गया था कि हम इससे वेपन्स क्रिएट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिटवीन 1977 to 1980 India was firm on its policy of not making atomic weapons। तो ये जो टाइम था इसके बीच में इंडिया जो था फर्म ऑन इट्स पॉलिसी, मतलब कि अपनी बात पे अटल था कि हाँ हम जो है एटॉमिक वेपन नहीं बनाएंगे। इन हर सेकेंड टर्म शी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वेट एंड वॉच, ठीक है। उन्होंने सेकेंड टर्म में क्या बोला इंदिरा गांधी ने कि अभी हमें रुकना चाहिए, हम रुक कर देखेंगे, ठीक है। इन द रेफरेंस द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी रेफरेंस में जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो कि हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द एमिनेंट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, तो उस टाइम के जो बहुत ही ज्यादा एमिनेंट साइंटिस्ट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट थे, बहुत ज्यादा काबिल साइंटिस्ट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम जानते भी हैं, फ्रॉम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके थे, वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ दिस प्रोग्राम। उनको क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया इस प्रोग्राम का। Under the program, the missiles India made are पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो इस टाइम पे इंडिया ने जो इस तरह के मिसाइल्स बनाए वो कौन से थे? पृथ्वी बनाया गया, त्रिशूल बनाया गया, नाग एंड आकाश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि नेम द मिसाइल्स मेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना। तो याद रखना, ठीक है। तो पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश वर द मिसाइल जो कि यहाँ पे इस टाइम पे बनाए गए। देन व्हाट, वन सेकेंड, ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। हाँ, तो इसके इतने के नोट्स लिखवा दूं मैं। हम्म, हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहली चीज तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया है एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यहाँ पे देखें तो जो इंडिया है वो क्या बिलीव करता है? इंडिया बिलीव इन फ्रेंडली रिलेशंस with other countries, and she opposes any violence, colonialism और empire building, है ना। प्लस जो है
that's the reason India wants to use atomic energy for countries' development, है ना? हाँ, फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो है अपना ये वाला पॉइंट हो गया, और उसके बाद ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने बार बार ये चीज बोली कि हम जो है कभी एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने बोला कि अगर टाइम चेंज होता है तो हम अपनी पॉलिसी को भी चेंज करेंगे, है ना। पीटी नेहरू ने बहुत बार कहा कि दैट वी वोंट मेक अ एटॉमिक बॉम्ब, वेयर एज लाल बहादुर शास्त्री said, actually Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi, atomic policies would be reconsidered, है ना। तो ये चीज हुई, है ना। उसके बाद अपना बिटवीन 1977 टू 1980 इंडिया वाज फर्म इन द पॉलिसी ऑफ नॉट मेकिंग एटॉमिक वेपन, ठीक है। उसके सेकेंड टर्म में इंदिरा गांधी ने क्या बोला, वेट एंड वॉच, मतलब कि अभी हम रुकते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा तेजी, मतलब बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टाइम था जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम ये प्रोग्राम हुए हमारे देश में। उसके बाद जो है द एमिनेंट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ दिस प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के चेयरमैन रह चुके थे। चेयरमैन बनाया गया किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को। अंडर द प्रोग्राम द मिसाइल्स इंडिया मेड आर पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, ठीक है। तो ये एक पॉइंट लिख लो। ये नाम अच्छे से याद रखना, हाँ। है ना। इंडिया ऑल्सो कंडक्टेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम whose chairman was एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। और एंड द मिसाइल्स इंडिया मेड आर पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन।
Three organizations have been set up at the international level to check proliferation of atomic weapons. तो तीन organizations रखे गए, set up करे गए कहाँ पे, international level पे. So three organizations have been set up at the international level to check a proliferation of atomic weapons. क्या? पार्शियल मॉस्को एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी 1963, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बैन ट्रीटी एनपीटी 1985 एंड कॉम्प्रहेंसिव एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी 1996. ठीक है, तो ये वो तीन बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप करे गए थे एटॉमिक वेपन्स को टेस्ट करने के लिए, या फिर बेसिकली देखने के लिए कि क्या हो रहा है, किस किस तरीके से जो है कंट्री उसको यूज करने वाली है व्हाटएवर. तो उसको देखने के लिए ये कुछ तीन ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए. अपन को इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छे से याद रखना है ना. सो सबसे पहले तो अपने ये पार्शियल मॉस्को एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी 1963, न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन बैन ट्रीटी एनपीटी 1985 में जो 1985 एंड कॉम्प्रहेंसिव एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी 1996. तो इनकी डेट भी याद रखना, ठीक है, और उनके नाम भी अपन को याद रखने हैं. India has always been for an international organization which will be extensive, universal, and objective. But India found that above proposals appear to be discriminatory and therefore has not signed them. ठीक है, तो इंडिया जो है वो हमेशा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ना मिली हुई रही है, हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी कमिटमेंट बनी हुई रही है. बट द थिंग इज यहाँ पे जो है इंडिया फाउंड दैट द अबव प्रपोजल्स अपीयर टू बी डिस्क्रिमिनेटरी. अबव जो प्रपोजल्स थे वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पाए गए और इसीलिए जो इंडिया ने इन्हें साइन नहीं करा. Now, in the 1990s, there came a change in the Indian atomic policy. फिर क्या हुआ कि 1990s में अगर हम देखें तो एक चेंज आया किस पे, Indian atomic policy में. The reason being that Pakistan made nuclear bomb as per reliable source of Pakistan. तो पाकिस्तान ने क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था. ठीक है, तो पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था. इंडिया स्टार्टेड थिंकिंग दैट न्यूक्लियर टेस्ट शुड बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द डिफेंस रिक्वायरमेंट. और इसीलिए क्योंकि अपन को पता है कि पाकिस्तान जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अगर अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो जरूरी है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो. और इसी वजह से जो है हमने सोचा कि हमें भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की या फिर अपने न्यूक्लियर टेस्ट चालू कर देना चाहिए ताकि हम अपने आर्मी को, हम अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकें. सो इंडिया स्टार्टेड थिंकिंग दैट nuclear test should be conducted in order to strengthen the defense requirement, achieve independence in the matter of self defense, save our save ourselves from international threats and become politically and diplomatically self reliant. ठीक है, तो इतने सारे फायदे थे अब न्यूक्लियर जो टेस्ट थे उसको करने के. सबसे पहले तो अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, दूसरी चीज इंडिपेंडेंट होना किस मैटर में, सेल्फ डिफेंस में, कि हाँ अब हमें कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि जो वेपन्स तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है. सेकेंडली, सेव आरसेल्फ फ्रॉम इंटरनेशनल थ्रेट्स, मतलब कि जो इंटरनेशनल थ्रेट्स मतलब कि बाहर की कंट्रीज या बाहर के टेररिस्ट जो भी है, अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे थ्रेट या धमकी मिलती है तो हम उससे अपने आप को बचा सके और बिकम पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली सेल्फ रिलायंट, मतलब कि हम पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट हो सके अपनी सेफ्टी के लिए. This was not an abrupt decision. It was the result of constant research. तो ये जो था ये कोई abrupt decision नहीं था. Abrupt decision मतलब कि अच्छा देखा हमने कि पाकिस्तान कर रहा है तो चलो हम भी जल्दी जल्दी कर देते, कहीं इससे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो पाकिस्तान हम पे ना डाल दे. तो जो चीज तो ये जो है जल्दीबाजी में हमने नहीं लिया ये डिसीजन कि बस ले लो अब फटाफट, ऐसा नहीं हुआ था. बहुत रिसर्च के साथ, कॉन्स्टेंट रिसर्च के साथ ये जो चीज थी हमने फुलफिल करी थी. So this was not an abrupt decision. It was the result of constant research. ठीक है. On 11th May 1998, India conducted 3 continuous underground tests in Pokhran. तो 11 मई याद रखना, ये डेट याद रखना
तो 11 मई 1998 को जो है इंडिया कंडक्टेड 3 कंटिन्यूअस अंडरग्राउंड टेस्ट, मतलब कि 3 लगातार अंडरग्राउंड टेस्ट करे। किसने? इंडिया ने। कहाँ पे करे? पोखरण। पहले अपन ने देखा था पोखरण, ठीक है, राजस्थान में, तो वहीं पर हमने करे। 2 ऑफ देम वर अंडरग्राउंड लो इंटेंसिटी टेस्ट एंड 1 अंडरग्राउंड टेम्परेचर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो जो उनमें से 2 थे वो क्या थे? अंडरग्राउंड लो इंटेंसिटी टेस्ट, ठीक है, और उसमें से एक क्या था? अंडरग्राउंड टेम्परेचर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। सो आफ्टर द टेस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर दैट वी हैव बिकम नेशन ऑफ पावरफुल न्यूक्लियर कैपेसिटी। तो जैसे ही ये टेस्ट खत्म हुआ तो प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी हैव बिकम नेशन ऑफ पावरफुल न्यूक्लियर कैपेसिटी, कि हमारे पास बहुत, अब हम एक ऐसा नेशन बन चुके हैं कि हमारे पास पावरफुल न्यूक्लियर कैपेसिटी है। हम अपने मतलब न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के उस पे रहे, चाहे वो एनर्जी कंजप्शन के उस पे रहे, या फिर चाहे वो वेपन्स के ऊपर रहे। हम अब तीनों ही चीजों, मतलब ये सारी ही चीजों में पूरी तरीके से केपेबल है, पूरी तरीके से पोटेंशियल रखते हैं। बट ही स्टेटेड दैट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी। पर उन्होंने ये भी कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ट्रीटी है, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि एक इनजस्टिस है, कुछ लोगों के साथ सही है, कुछ कंट्रीज के साथ, और कुछ के साथ नहीं है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। ही discriminatory. He said India cannot be threatened by any threats or penal provisions because we have capacity to be self-reliant in every respect. तो उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है, इंडिया कैन नॉट बी थ्रेटन, मतलब इंडिया को कोई धमकी नहीं दे सकता बाय एनी थ्रेट, ठीक है। थ्रेटन बाय एनी थ्रेट मतलब कि इंडिया डर नहीं सकता किसी भी धमकी से या फिर पेनल प्रोविजंस, बिकॉज वी हैव कैपेसिटी टू बी सेल्फ रिलायंट इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिलायंट है, मतलब हम बहुत हमारे हमारे पास पूरा पोटेंशियल है, पूरी कैपेबिलिटी है अपने आप को बचाने के लिए, और हर तरीके से, हर रिस्पेक्ट में हम बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट है। India will not make use of atomic weapons against anybody but for self defense. ये भी बोला गया कि जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट करे, हमने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए या फिर एटॉमिक बॉम्ब्स वेपन्स बनाए, हम उनका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे किसी भी कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें अब हमारे सेल्फ डिफेंस की जरूरत हो, हमें अपने देश को बचाने की जरूरत हो, तभी हम उस एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया विल नॉट मेक यूज ऑफ द एटॉमिक वेपन अगेंस्ट एनीबॉडी बट फॉर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। फिर so the chief scientific advisor and chairman of the atomic energy department, uh, वन सेकेंड, हाँ, सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम का बेसिकली जो है द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने क्या कहा दैट वी हैव स्टडीड ऑल द स्टेजेस ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, कि हमने हर तरीके के स्टेजेस पढ़ लिए हैं, क्या बोलते हैं, मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, एंड दैट इट इज कंप्लीट। और उन्होंने बोला कि अब जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की जो जर्नी थी या फिर जितनी भी नॉलेज उसके लिए रिक्वायर्ड थी, हम वो पूरी हो चुकी है। वी हैव द एटमॉस्फेयर एंड रिलायबल सिस्टम फॉर एटॉमिक वेपन सिस्टम। Dr. Kalam confirmed that indigenously developed Agni and Prithvi ground-to-ground missiles are now ready along with atomic parts एंड डिफेंस प्लेन्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि हमारे पास पूरा एटमॉस्फेयर है, रिलायबल सिस्टम है एटॉमिक वेपन के लिए। डॉक्टर कलाम ने ये भी बोला कि कंफर्म किया बेसिकली कि जो हमने अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल्स, याद है अपन ने पहले पढ़ा था, जो अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल्स बनाए थे, अब वो पूरी तरीके से तैयार है किसके लिए? अपने एटॉमिक पार्ट्स के लिए और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। Prior to this, 5 countries, ठीक है, विद अमेरिका, सोवियत, रशिया,
ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना हैड ऑलरेडी कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। तो इससे पहले जो है ये 5 कंट्रीज जो है, अमेरिका हो गई, सोवियत रशिया हो गई, ब्रिटेन हो गई, फ्रांस हो गई, चाइना हो गई, इन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका है। नाउ इंडिया ऑल्सो बिकम न्यूक्लियर कंट्री। अब इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री हो गया। In fact, India did this test because countries adjoining the border of India have such capacities। और दूसरी बात, इंडिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंडिया के जो एडजॉइनिंग कंट्रीज थी, इंडिया से जो कंट्रीज एडजॉइन हो रही थी, जो मतलब जो पड़ोसी देश थे इंडिया के, मोस्टली उनके पास था क्या, ये सच कैपेसिटीज, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेसिटी इन लोगों के पास थी। और इसीलिए इंडिया को इस चीज की बहुत जरूरत थी कि इंडिया के पास भी ये चीजें हो, है ना। सो अब तो जरूरत ही है, क्योंकि अगर तुम्हारे बॉर्डर्स के पास, मतलब किसी भी देश के बॉर्डर्स के पास तुमसे ज्यादा ताकत है, तो बहुत खतरा बढ़ जाता है जो देश बीच में सेंटर में लाई करता है। तो ठीक है, अभी अपन ने पहले पढ़ा है कि इंडिया से पहले जो है न्यूक्लियर टेस्ट किसने करा था, पाकिस्तान ने करा था, और चाइना के पास तो था ही, चाइना ने भी करा हुआ था। तो अगर देखा जाए तो दोनों के साथ ही हमारे रिलेशन इतने अच्छे थे नहीं, और काफी खतरे की बात तो अपन को पाकिस्तान से थी। और इसीलिए इंडिया ने भी ये कर लिया, क्योंकि हमारे दोनों जो दुश्मन देश थे उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। सो हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। In fact, did this test because countries adjoining the borders of India have such capacity. ठीक है, therefore it become necessary for India to intensify its defense system। और इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था इंडिया के लिए कि वो इंटेंसिफाई कर दे अपने डिफेंस सिस्टम को, ठीक है, एंड बिकम पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली पावरफुल। और इसी के साथ वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाए। इंडिया टू ऐसे इंटेंसिफाइड डिफेंस सिस्टम, मतलब कि अपने जो डिफेंस सिस्टम, मतलब कि अपने बचाने का जो सिस्टम, अपने आप को बचाने का जो सिस्टम है, बेसिकली अपने आर्मीज और ये जितनी भी चीजें हैं, इनको और इंटेंसिफाई, मतलब इनको और मजबूत बना देने की बात हो रही है यहाँ पे। और इसी वजह से अपन ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे और न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करे। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ पीस लविंग कंट्री। इंडिया हमेशा से ही एक पीस लविंग कंट्री रहा है, पीस लविंग कंट्री रहा है, मतलब कि जिसको शांति से ज्यादा प्यार है, वो कंट्री रहा है। इट हैज नॉट डेवलप्ड द एटॉमिक पावर टू इंटरफेयर इन अदर कंट्रीज। उसने अपना एटॉमिक पावर इसीलिए नहीं बनाया ताकि वो दूसरी कंट्रीज में जाके उनको परेशान कर सके या उनके मामलों में इंटरफेयर कर सके, उन्हें डरा सके, ऐसा नहीं है। अफेयर्स और टू एस्टैब्लिश इट सुप्रीमेसी ओवर अदर्स। तो वही बोला है कि एटॉमिक पावर हमने इसलिए नहीं रखा है कि हम अदर कंट्रीज में इंटरफेयर कर सके उनके अफेयर्स में, या फिर हम अपनी स्टैब्लिश अपना सॉरी हम अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर सके। सुप्रीमेसी मतलब कि हम अपने आप को बड़ा प्रूव कर सके और बेसिकली उन पर राज कर सके। इसके लिए हमने बिल्कुल भी एटॉमिक पावर नहीं रखा है, हमें सिर्फ अपने डिफेंस सिस्टम के लिए हमने अपने एटॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करा है, ठीक है। सो after the nuclear test, the spokesperson of other developed countries expressed their reactions in protest। जैसे ही हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो जो अदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री के स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के बेसिकली, उन्होंने अपने बहुत ज्यादा उनके जो रिएक्शन थे, उन्होंने जो रिएक्शन किए वो एक प्रोटेस्ट के थे, मतलब कि वो भड़के हुए थे बेसिकली। चाइना ऑल्सो ज्वाइन सच टीम। चाइना ने भी, क्योंकि चाइना तो हमारा दुश्मन है, उसके पास अगर न्यूक्लियर पावर है तो वो कहीं ना कहीं हमसे ऊपर था। और अगर न्यूक्लियर पावर हमारे पास भी हो गया तो फिर हम दोनों सेम, मतलब कि चाइना और इंडिया सेम लेवल पे आ गए। और अगर हम सेम लेवल पे आ गए तो इससे कहीं ना कहीं चाइना को प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। और बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी डेवलप कंट्रीज के साथ भी यही सिस्टम था कि उनको कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आई कि इंडिया भी अब उनके साथ का हो गया, इंडिया भी उनके बराबर का हो गया। चाइना ऑल्सो ज्वाइन सच टीम, मतलब कि चाइना भी प्रोटेस्ट ही कर रहा था। बट देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कोफी अनान मेड अ बैलेंस कमिटमेंट ऑन दिस। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, क्या नाम था उनका, कोफी अनान, उन्होंने एक बैलेंस कमेंट किया इसके ऊपर। ही टोल्ड the above 5 nations who oppose this step of India that you cannot have such a club or organization, members of which themselves can have nuclear weapons, refuse
refused to put a ban on them and asked them India and Pakistan not to keep such weapons. तो जो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल थे कौन, कोफी अन्नान, उन्होंने कहा कि ये इन 5 नेशंस को जो कि अपोज कर रहे थे इंडिया के स्टेप को, उनको कहा कि ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा तुम किसी क्लब के मेंबर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो इसलिए तुम अपनी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन रख सकते हो या फिर तुम अपनी कंट्री को सेफ रख सकते हो, उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हो और कोई और कंट्री ऐसा नहीं कर सकती है, तो गलत है। तो जो भी है कोफी अनन ने ये चीजें बोली कि तुम खुद रख रहे हो और तुम दूसरे को कह रहे हो, इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हो कि तुम अपना न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है। इसलिए कोफी अनन ने उन ये 5 नेशंस को ऐसा बोला। सो दिस वाज द स्टेटमेंट। ठीक है, एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन व्हाट, in respect of nuclear matters India is a nuclear country and should be recognized। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला, मतलब उन्होंने नहीं बोला लेकिन अगर हम देखें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मैटर्स, मतलब कि अगर हम न्यूक्लियर मैटर्स में देखें, न्यूक्लियर की किसी भी चीज में देखें, अगर हम डेवलपमेंट बेसिस पे देखें, सेफ्टी बेसिस पे देखें, डिफेंस के बेसिस पे देखें, जो भी है, तो इन सारे ही मामलों में इंडिया जो है एक न्यूक्लियर कंट्री है और उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए सभी देशों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अभी यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट है मैं वो लिखवा देती हूँ। ठीक है। हाँ, तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो इंडिया है उसने किस तरह उसने मिसाइल्स बनाए थे, कौन कौन से, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। ठीक है, उसके बाद जो 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी उनके बारे में देखा अपन ने, लेकिन इंडिया ने इनके जो प्रपोजल्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेटरी माना और इसलिए उनको साइन नहीं किया। ठीक है। 3 international organizations set up to check proliferation of atomic weapons। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन थे उनके नाम तो यहीं पे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया है उन्होंने इनके प्रपोजल्स को डिस्क्रिमिनेटरी माना। ठीक है, तो ऑल्दो इंडिया फाउंड द proposals of these क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन to be discriminatory and thus did not sign them। ठीक है, उसके बाद जो है 1990s में जो इंडिया की एटॉमिक पॉलिसीज थी वो चेंज हुई, और वो क्यों चेंज हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था और इसी वजह से इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर रिसर्च चालू कर दिया था। सो ड्यू टू पाकिस्तान having a nuclear bomb
sorry for the spelling. India in its self-defense, in her self-defense, also started nuclear research, है ना। साथ ही में हमने जो है हमारे टेस्ट कहाँ पे किए थे, पोखरण, है ना। तो वहां पे हमने अपने 3 टेस्ट करे थे। On 11th May 1998 in Pokhran, India conducted its tested its three tests underground. After the test, the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee declared that we have become nation of powerful nuclear capacity. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो है अपने अटल बिहारी वाजपेयी और फिर कुछ टाइम बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था। सो declared that now India is India is a powerful nuclear. I'm sorry for the spelling. Capacity agreed by APJ Abdul Kalam. After the nuclear test, the spokesperson of other developed countries were protesting, sorry, against India's nuclear test. But Kofi Annan, Secretary General of the United Nations, stated that it's wrong
for the 5 nuclear countries to oppose this step. है ना? तो इन्होंने जो भी था, इन्होंने बोला इन 5 कंट्रीज को कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो तुम किसी और कंट्री को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हें नहीं रखना चाहिए, है ना? Whatsoever now India is a nuclear country. ठीक है, तो ये था चैप्टर। अभी हम ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। हम्म, तो ये एक वर्ड है प्लेबिसाइट। ठीक है, प्लेबिसाइट क्या है ये? अ वोट बाय विच द पीपल ऑफ एन एंटायर कंट्री और डिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट अ प्रपोजल स्पेशली ऑन अ चॉइस ऑफ गवर्नमेंट और रूलर। तो प्लेबिसाइट क्या है? ये बेसिकली एक वोटिंग सिस्टम है। ठीक है, बस उसमें होता क्या है कि मोस्टली यहाँ पे लोग जो है ये किसी प्रपोजल पे वोट करते हैं या उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं, जो भी है। ठीक है, किस लिए वोट करते हैं कि हमें किस गवर्नमेंट या किस रूलर के अंडर अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, या अपनी जगह को किस रूलर को या किस गवर्नमेंट को हमको देना है। सो दैट इज प्लेबिसाइड। सेकंड, इमरजेंसी। Emergency we all know, but still failure of the constitutional machinery when it is rendered impossible to run the state government। मतलब कि अपन ने पढ़ा था ना वो 3 इमरजेंसी के बारे में पहले। तो वही क्या होगा एक इमरजेंसी का मतलब, जब तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो गया है और नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू मतलब अब जो इट्स इम्पॉसिबल, मतलब अब चलाते नहीं बन रहा है गवर्नमेंट को या स्टेट को। ठीक है। थर्ड इज इनफिल्ट्रेशन, अनऑथराइज एंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री। इनफिल्ट्रेशन मतलब कि जो कहीं किसी जगह पे या किसी कंट्री पे जो वहाँ के रीजनल लोग हैं उनके अलावा दूसरे लोग आ जाए, वो भी कहाँ के? दूसरी दुश्मन कंट्री के। क्यों? तुम उस कंट्री को परेशान करने के लिए। अनऑथराइज एंट्री मतलब कि एंट्री दी नहीं गई है, तुमको जाना अलाउड नहीं है, पर तब भी तुम वहां पे जा रहे हो किसी दूसरी कंट्री के टेरिटरी में। ठीक है, सो दैट इज इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा था कि राइज ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर। ठीक है, कि इंडिया, ये जो सफर था, इंडिया किस किस तरीके से जो है न्यूक्लियर पावर बना। हमने ये सब कुछ पढ़ा, कैसे जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, जो चेयरमैन बने बेसिकली, और फिर उन्होंने मिसाइल्स बनाई किस तरीके से, फिर बाद में हम जो एटॉमिक पावर, हमें एटॉमिक पावर मिल गई और हमारे मिसाइल्स भी जो थे सक्सेसफुल रहे। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा। हमने अपने डिफेंस की बात करी कि हाँ हम जो है वो अब हम पूरी तरीके से डिफेंसिव हो गए। कैसे हमने पहले तो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए किया पहले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने देखा कि जो बाकी जो पहले 5 कंट्रीज थी, 5 डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और साथ में पाकिस्तान के पास भी थे, तो हमें लगा कि हमें हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का होना ज़रूरी है। और इसी वजह से जो है हमने न्यूक्लियर टेस्ट चालू कर दिए, रिसर्चेस चालू कर दिए, और हमने पोखरण जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट भी करे। ठीक है, अंडरग्राउंड। और उसी के साथ फिर हम जब वो टेस्ट सक्सेसफुल रहे तो हमने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि नाउ इंडिया इज अ न्यूक्लियर कंट्री। और उसके बाद फिर क्या जो है हमने हम एक न्यूक्लियर कंट्री बन गए हर तरीके से, बेसिकली वेपन्स के तरीके से भी और डेवलपमेंट के बेसिस से भी अगर हम देखें तो हम एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुके हैं। हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा जो कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी, तो हमने उनको साइन नहीं किया, है ना? और ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने, कैसे जो लोग जो दूसरे ये 5 कंट्रीज थी उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया इंडिया के एक सक्सेसफुल वो बनने पे, मतलब एक न्यूक्लियर कंट्री बनने पे। लेकिन फिर जो सेक्रेटरी जनरल थी यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने बोला कि नहीं ये सही नहीं है, तुम सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेशन है कि तुम सिर्फ रख सकते हो और बाकी कंट्रीज नहीं रख सकती, ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ हुई। और उसके बाद हमने ये देखा कि इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज करवा दूंगी पूरे चैप्टर की।
ठीक है, तो ये पूरा थियोरी पार्ट था किसका, इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, चलो फिर अगला अगले अगले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज करवा दूंगी।